गुना में बिजली संशोधन बिल के खिलाफ और तमाम कृषि उपज पर एमएसपी की कानून गारंटी एवं नारायणपुरा शंकर कारखाने की मांग पर स्थानीय हनुमान चौराहा पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन एआईकेकेएमएस की राज्यव्यापी विरोध दिवस के अवसर पर गुना जिला मुख्यालय पर किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन को राज्य सचिव मनीष श्रीवास्तव ने संबोधित करते हुए कहा कि आज खेती किसानी करना पूरी तरह घाटे का सौदा बन चुका है। केंद्र व विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा खेती में देशी विदेशी कंपनियों को मुनाफा कमाने की छूट दे दी है। परिणाम स्वरूप खाद बीज डीजल कीटनाशक बिजली सभी लागत सामग्री आज बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में है। यही कंपनियां अपने उत्पाद तो किसानों को मनमाने दामों में बेच रहे हैं, पर किसान की उपज को कम से कम कीमत पर खरीद कर उन पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश कर रही है। इसलिए किसान और हमारा संगठन लगातार ये मांग कर रहा है कि कृषि उपज पर संपूर्ण राज्य में लागू होना चाहिए, यानी किसानों की तमाम उपज को सही ढंग से निर्धारित एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को स्वयं खरीद करना चाहिए एवं सभी जरूरतमंदों को उनकी क्षमता के अनुसार वितरण करना चाहिए। धरना प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन क्या है और क्या? आज पूरे मध्य प्रदेश में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत यहाँ गुना में भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं। मूल रूप से हम देख रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं, लेकिन अभी तक भी किसानों की जो मूल मांग थी पिछले चुनाव की कि उसके कर्ज से उसको मुक्त किया जाए, तो उसमें देखा गया कि दोनों सरकारों ने उसके साथ धोखा किया और अभी तक कोई उनका कर्ज माफ़ नहीं हुआ ये कि प्रदेश में 50 लाख से ज़्यादा किसान डिफ़ाल्टर हो चुके हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। अभी ये योजना लाए कि ब्याज माफ़ करेंगे। ब्याज क्यों माफ़ करेंगे? उनका जो नुकसान हुआ है उसको कौन भरपाई करेगा? किसान तो भरने तैयार था। इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, इनकी बदौलत ही आज वो डिफ़ाल्टर हुआ। दूसरी तरफ बिजली का निजीकरण किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 5 हॉर्स पावर पे अब पहले आपको पूरा पैसा भरना पड़ेगा, बाद में आपके खाते में सब्सिडी आएगी। तो ये पूरी तरीके से गलत है। यहाँ गुना के भी कुछ मुद्दे रखे हमने स्थानीय मंडी के। कल यहाँ पर हुआ कि व्यापारी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, सेठ साहूकार उनको गलत तौल कर रहे हैं, बारदाने की तौल गलत बता रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम, ना साफ़ सफाई है ना पानी की व्यवस्था, इन सबके खिलाफ में हम लोग ये गुना में स्थानीय मांग को जोड़ते हुए, साथ में नारायणपुर शक्कर कारखाना पुनः चालू, इस मांग को जोड़ते हुए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। ग्राम विसोनिया में आदिवासी समाज की बैठक में उठा वन अधिकार का मुद्दा। गुना बमौरी 24/5/2023 को बमौरी ब्लॉक के ग्राम विसोनिया में एकता परिषद जिला इकाई गुना द्वारा बैठक की गई, जिसमें सहरिया आदिवासियों जनजाति समुदाय की लोगों मूलभूत एवं जन सरोकार मुद्दे के साथ वन अधिकार को लेकर बैठक की गई। बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रशिक्षण समन्वयक मनीष राजपूत ने संबोधित करते हुए कहा कि समाज को जागरूक होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। समाज की एकता ही समाज की ताकत है। आज आदिवासी समाज अपने मूलभूत सुविधा से भी वंचित है। उन्हें आजीविका के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बैठक नौजवानों को ट्रेनिंग के माध्यम से रोजगार से जोड़ने की बात कहा और समूह के माध्यम से बहनों और सशक्त कर रोजगार से जोड़ने की चर्चा की गई। सन 1962 से वन भूमि पर कब्जा है और खेती करते चले आ रहे हैं, जबकि वर्ष 2020 में ग्राम पंचायत सचिव पटवारी वीटगार्ड द्वारा मौके पर जाकर सत्यापन किया गया था और पंचनामा भी कराया गया था, लेकिन आज तक पट्टा प्राप्त नहीं हुआ। कई बार दावा फॉर्म जमा किए। रामकिशन ने बताया कि हमारे पास राजस्व भूमि भूदान के पट्टे हैं 8 लोगों के पास, लेकिन मौके पर जमीन नहीं है। एक तरफ सरकार गरीबों के हित में बड़ी बड़ी योजना चला रही है, लेकिन गांव स्तर पर कुछ नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों ने कहा कि यदि जल्द से जल्द अधिकार नहीं मिला तो हम लोग आने वाले समय में एकता परिषद के साथ मिलकर जन आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम लोग अनाज कोष, ग्राम कोष सदस्य इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि हम सरकार से हमारा अधिकार मांग रहे हैं। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ता स्नेहलता, रामकिशन, लालाराम, अमर सिंह, शांतिबाई, भूरीबाई, भागो बाई, मचला बाई आदि कई लोग शामिल रहे। देखिए, आज हम ग्राम विसोनिया गांव में बैठे हैं। यहाँ बैठक की गई तो इसमें 4-5 तरह की समस्या निकल कर आई हैं। गांव में रोजगार नहीं है। जो महिलाओं की 4 समूह बने हैं, इनके समूह तो बने हैं, लेकिन आज तक इनको लाभ नहीं मिला। यहाँ 40-45 लोग ऐसे हैं, इनके आवेदन दर्ज हैं, लेकिन 1986 तक के इनके पास कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन पट्टा नहीं मिला वन अधिकार अधिनियम के तहत।
तहत हम ये सरकार से मांग करते हैं, इनको पट्टा जल्द से जल्द मिलना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में सब गांव के लोग मिलकर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं सूरज सहरिया, एकता परिषद। चालू करो दोबारा। बिसोनिया गांव में आदिवासी समाज के बीच में बैठा हूँ। लंबे समय से आदिवासी समाज अपने जल जंगल जमीन के लिए संघर्षरत है। आज भी उनको वन अधिकार का पट्टा नहीं लिया। हमारे एक साथी 1996 का कारण बताओ नोटिस लिए बैठे। ऐसी स्थिति बिसोनिया गांव में ही नहीं, इस बामोरी के हर शहरिया गांव में है, जहां उनके वन अधिकार के पट्टे आज तक नहीं मिले। उनका ये दर्द है कि सिर्फ हमारे साथ अन्याय होता है। आज जब समूह की बहनों के साथ बैठे तो उनके समूह की स्थिति भी नहीं पता, ना उनके समूह में रजिस्टर में सही तरह से अंकित है, ना उनका कोई हिसाब किताब है, ना उनकी कोई बैंक की पासबुक है। कैसे शहरिया बहनों का जीवन उद्धार होगा? इन सारे मुद्दों को लेकर आज हमने बैठक किया और ये समाज के लोगों ने निर्णय भी किया है कि जल्द एक बड़ी पंचायत करने वाले हैं, जिसमें वन अधिकार के मुद्दे को उठाएंगे और वन अधिकार के मुद्दे को बामोरी के स्तर पर नहीं, जिला स्तर पर उठाने का काम करेंगे। ये लड़ाई अनवर चलने वाली है और चुनाव में भी हमारा वन अधिकार का मुद्दा रहेगा। जब तक वन अधिकार के पट्टे नहीं मिलेंगे तब तक ये हमारा मुद्दा चलता रहेगा। इसलिए आज यहाँ समाज के पंचायत में तय हुआ है कि एक बड़ी पंचायत कर हम सारे दस्तावेजों को इकट्ठा करेंगे और एक दस्तावेजों को जिला कलेक्टर को सौंपेंगे और उसके बाद उनसे संवाद करके वन अधिकार दिलाने का काम करेंगे। अगर वन अधिकार उनको नहीं मिला तो हम लोग अनवरत लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार है। इसी के साथ आज की यहाँ की महापंचायत हुई। सभी को जय जगत। मनीष राजपूत। शिलावटी पंचायत के उप सरपंच एवं दिव्यांग ब्लॉक अध्यक्ष देशराज सिंह राजपूत ने गुना आगमन पर आए सिंधिया जी को अवगत कराया। ग्राम पंचायत सिलावटी के अंतर्गत आने वाले गांव चक, रमगढ़ा एवं डॉग के ग्रामीण नरकीय जीवन जी रहे हैं। इन्हें सभी समस्याओं को लेकर शिलावटी पंचायत के उप सरपंच एवं दिव्यांग ब्लॉक अध्यक्ष देशराज सिंह राजपूत ने गुना आगमन पर आए सिंधिया जी को अवगत कराया। इस गांव में लगभग 90% काम कागजों में होता है। शौचालय, सड़क, आंगनबाड़ी, स्कूल आदि की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। साथ ही में अवैध कब्जे को लेकर भी उप सरपंच ने माननीय सिंधिया जी को अवगत कराया कि 2019-20 में खेल मैदान स्वीकृत हुआ और उस पर अवैध कब्जा हुआ। शासन प्रशासन पर भी आरोप सरपंच ने लगाए। कहा, मैं दिव्यांग ब्लॉक अध्यक्ष होने के साथ पंचायत का उप सरपंच हूँ। ग्रामीण एवं गरीब जनता की सेवा करना मेरा प्रथम धर्म और कर्म है और यहाँ कुछ भी काम नहीं हो रहा। जो पात्र हितग्राही है उसे उसका हक अधिकार नहीं मिल रहा। जब सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास यात्रा हो या मुख्यमंत्री की यात्रा, मात्र कागजों में खानापूर्ति होती है। ना तो ग्रामीणों को इसकी जानकारी होती है, ना कोई इनको अवगत कराता है। आखिर क्यों इसकी शिकायत 181 एवं थाने पर की जाती है तो कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण भोली भाली जनता को धमकाया या डराया जाता है, जिससे उनकी शिकायत या तो वापस ले लेते हैं या दबंगों के कारण थाने पर नहीं जाते हैं। इन सभी समस्याओं से सिंधिया जी को अवगत कराते हुए आप बड़े अधिकारी से निष्पक्ष और निडर कार्यवाही इस प्रकार के गांव के प्रति करवाएं, तभी भारत देश गांव में पूरी तरीके से खुशहाल तरीके से रह सकेंगे। हमारे सिंधिया जी को जो ज्ञापन दिया है कि गांव में कुछ अवैध कब्जा वगैरह एवं खेल मैदान से लेकर बहुत सी समस्याएं ग्रामीण एरिया झेल रहा है, तो इसमें कानून व्यवस्था के साथ साथ कुछ जो सरकार आदेश देती है उसके संदर्भ में देखा जाए। मैं सिलावटी पंचायत से उप सरपंच देशराज सिंह राजपूत। आदिवासी नाबालिग लड़की को 3 माह बाद भी नहीं खोज पाई बमौरी पुलिस। युवती के माता पिता न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर, दुत्कार कर भगा रही पुलिस। नामजद शिकायत के बाद भी बच्ची को खोजने में असफल बमौरी थाना प्रभारी। गुना जिले के बमौरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत करीब 3 माह पहले ग्राम मोदीपुरा अमरोद से एक नाबालिग युवती के गायब होने पर गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इसके साथ ही पीड़ित माता पिता की शिकायत पर उनकी लड़की को बहला फुसला कर ले जाने वाले संदेही युवक के खिलाफ पुलिस ने FIR
दर्ज कर ली गई, लेकिन उसे खोजने का दिनांक आज तक प्रयास नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में पीड़ित युवती के माता पिता न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं, जहां पुलिस थाने से उन्हें धुतकार कर भगा देती है। दरअसल पूरा मामला यह है कि फरियादी रामबाई पत्नी सुवालाल सहरिया 50 वर्षीय निवासी मोतीपुरा ने पुलिस को मौखिक रिपोर्ट में बताया कि 4 फरवरी 2023 शाम को करीब 7 बजे सभी लोग घर पर थे। इस दौरान उनकी नाबालिग लड़की बिना बताए कहीं चली गई। उसके बाद वह घर वापस लौट कर नहीं आई। माता पिता ने उसे आसपास और रिश्तेदारों में भी तलाश किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। फरियादी मां रामबाई और उसके पिता सुवालाल ने बताया पुलिस को कि उनकी बेटी की उम्र करीब 15 साल 9 माह है, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति बातों में लगाकर बहला फुसला कर भगा कर ले गया। रिपोर्ट लिखाते वक्त संदेही विशाल सहरिया निवासी मथुराचक थाना फतेहगढ़ पर शंका जाहिर की थी, पर पुलिस ने FIR में नाम दर्ज कर लिया, लेकिन उसे आज तक खोजने का प्रयास नहीं किया। बच्ची के माता पिता का कहना है कि उनसे पुलिस पैसे की मांग करती है। इस संबंध में थाना प्रभारी विनय शर्मा को फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन रिसीव। बच्ची को खोजने के लिए SP से लगाई गुहार। फरियादी माता पिता ने SP को बताया कि थाना प्रभारी द्वारा आज दिनांक तक बच्ची को खोजने का प्रयास नहीं किया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने संदेही आरोपी विशाल सहरिया का नाम, पता, स्थान बताने के साथ ही ग्राम व थाना होडल हरियाणा में जहां लड़की को रखा है, यह सब कुछ बताने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह सगर ने बच्ची को दस्तयाब करने थाना प्रभारी बमौरी को सख्त निर्देश दिए। उक्त निर्देशों की थाना प्रभारी विनय शर्मा द्वारा लगातार अवहेलना की जा रही है और बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया नहीं जा रहा है। पुलिस टीम अगर फरियादी द्वारा बताए गए स्थान पर जाएगी तो निश्चित ही बच्ची दस्तयाब हो सकती है। ये बात पीड़ित परिवार के लोग पुलिस के पास जाते हैं तो उन्हें गुमराह करके भगा दिया जाता है। 3 महीना से घूम कर परेशान है, ना पुलिस वाले उठा रहा है, ना कोई सुनवाई नहीं। किस वजह से घूम रहे हैं? लड़की की चक्कर में लड़की 3 महीना से घूम रही। 3 महीना से? 3 महीना है। 3 महीना से पता भी बता दिया, फलाना लड़का भी बता दिया, उसका माता पिता भी बता दिए, सब बता दिए। अच्छा, कहाँ के थाना का मैटर है? तो बमौरी थाना पुलिस का कह रही? बमौरी थाना पहुँच के नहीं, और ये भी बता दिए फलानी जगह लड़की है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो ये कौन से गांव का मैटर है आपका? मोतीपुरा अमरोद का मैटर है। आपका नाम क्या? मेरा नाम सुबह। तो आपकी बच्ची है? हाँ, बच्ची है अपनी। पुलिस ने तो कोई मतलब कोशिश नहीं करी अभी तक 3 महीना से? कोई कोशिश नहीं करी है। कुसमोदा की राज प्लास्टिक फैक्ट्री में एक मजदूर की संदिग्ध मौत, परिजनों ने की जांच की मांग। कुसमोदा निवासी भैयालाल लोधा, मृतक के चाचा ने बताया कि प्रीतम लोधा पुत्र हीरालाल लोधा निवासी कुसमोदा इंडस्ट्रियल एरिया में राज प्लास्टिक फैक्ट्री में रस्सी बनाने का पिछले 7 साल से काम करता था। परिजनों को किसी ने बताया कि उसकी आम के पेड़ पर गिरने से मौत हुई है, लेकिन भैयालाल का कहना है कि उसकी गिरने से मौत नहीं हुई है, उसके साथ घटना भी हो सकती है, जिसकी जांच एवं PM रिपोर्ट से सच्चाई सामने आएगी। परिजन सहयोग हॉस्पिटल में आए तब उसकी सांसें चल रही थी, उसे इंदौर रेफर कर दिया था। 12 में उसकी मौत हो गई। आज जिला अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम हुआ। कैंट पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया। जो उसकी मौत हुई उसका क्या नाम है? प्रीतम सिंह लोधा। अच्छा, कितने साल का था? 25-26। पिताजी को नाम? हीरालाल लोधा। आप कौन हो? मैं उनका परिवार में चाचा लगता हूँ। क्या नाम आपका? भैयालाल लोधा। कहाँ रहते हो? कुसमोदा। और वो कहाँ रहता था? कुसमोदा ही रहता था। क्या घटना है भाई साहब, ये बताओ पूरी जानकारी। क्या बात हो गई, कैसे मौत हो गई उसकी? हमें तो साहब सहयोग हॉस्पिटल में लाके एडमिट करने के बाद में पता दिया गया कि आपका मतलब प्रीतम सिंह मतलब फैक्ट्री में से गिर गया और सहयोग में भर्ती है। अच्छा, और क्या, और वो लास्ट स्टेज पे कंडीशन में जाके देखा हमने। अच्छा, कहाँ पे काम करता था? राज प्लास्टिक इंडस्ट्रीज एरिया में, राज प्लास्टिक फैक्ट्री में, कुसमोदा में। कुसमोदा। क्या करता था? रस्सी फैक्ट्री में रस्सी बनाता था। कितने साल से? 8-10 साल से। कब कैसे क्या घटना हुई जी? अब इसका हमें घटना का तो पता नहीं है, इसके कैसे घटना। वो कहाँ पे सब मिला उसका आपको? सहयोग हॉस्पिटल में। वो नहीं, सहयोग हॉस्पिटल से भले जा रही थी ना इलाज करा इंदौर?
नहीं सहयोग हॉस्पिटल में ही लाए थे ना वो लोग तो। अच्छा, फिर रेफर डॉक्टर ने कहा कि यहाँ से कि अब इसके कोई इलाज नहीं है, आप इंदौर ले जाओ। उन्होंने कागज़ बना के और एम्बुलेंस करा के हम इंदौर रवाना कर दिया। फिर ब्यावरा पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो गए। अच्छा, अटेंडर गया था, उसने ब्यावरा में सरकारी डॉक्टर से जांच कराई। उन्होंने कहा गुनाह में जाके पीएम करा लेना, वो ख़त्म हो गया। अभी पीएम हो रहा है। मकसूदनगढ़ के भोपाल रोड पर मोटरसाइकिल पर 2 अज्ञात लोग सवार होकर आए और एक व्यक्ति से 20,000 रुपए चुरा ले गए। वहीं जैसे ही व्यक्ति ने अपनी जेब देखी तो जेब में रखे 20,000 रुपए गायब थे। वहीं मोटरसाइकिल सवारों की तलाश के लिए मकसूदनगढ़ सहित आसपास के क्षेत्र में तलाशी की गई, पर मोटरसाइकिल सवारों का कुछ पता नहीं चल पाया। फिर हार थक कर फरियादी द्वारा मकसूदनगढ़ पुलिस थाने में मामले की शिकायत की गई है। शिकायत के बाद मकसूदनगढ़ पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं हम आपको बता दें कि इस पूरी घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार दिखाई दे रहे हैं। 2 व्यक्ति आए, पापा जी की जेब में यहाँ रुपए रखे थे 20,300। फिर कपड़ा की पूछने के लिए आए, कपड़ा देना है 11 जोड़ी। कपड़ा देने के चक्कर में उनने धोती और कुर्ता दे के यहाँ पैसे रखे थे और फिर निकाल कर चले गए। उन्हें निकल गए। इसके बाद उन्हें पता पड़ा पैसे निकाल ले गए। गुना पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत को लेकर एक ही समुदाय के 2 गुट आमने सामने हो गए हैं। इस मामले में SP ऑफिस में शिकायत भी की गई है, जिसमें एक समुदाय, एक गुट के लोगों का कहना है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री सिंधिया का स्वागत रखा था, जिसमें सिंधिया पहुंचे भी थे, जिन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर मांग रखी थी। इसी को लेकर दूसरे गुट के लोग नाराज हो गए और उन्होंने उनके साथ मारपीट कर डाली। यही नहीं, उन्होंने उनके घर पर हमला कर दिया है, जिसमें घर में रखे नकदी और सामान गायब हो गया है। इसी को लेकर एक गुट ने SP से शिकायत कर इस मामले में कार्यवाही की मांग की है। जी, आपका नाम? मेरा नाम है देव कुमार जावा। बताएं क्या है मामला? समस्या ये है कि कल जो है श्रीमंत माधवराव महाराज सिंधिया जी गुना आगमन पर पधारे थे, जिसमें वाल्मीकि समाज की कई समस्याएं रखी गई थी। तो उसमें सुनील मालवीय द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था, तो वो उसका व्यक्तिगत कार्यक्रम था। लेकिन हमने अलग एक कार्यक्रम रखा था युवराज क्लब पर, वाल्मीकि समाज के, उसमें कम से कम 300-400 लोग थे। तो इस महाराज साहब सिंधिया जी वहाँ पर पधारे और स्टेज के ऊपर चढ़े। हमने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया, हमारी समस्याएं रखी, उन्होंने हमारी समस्याएं सुनी। लेकिन इस बात का सुनील मालवीय को बुरा लगा, और बुरा लगने के बाद जब हम सारे के सारे हमारे कार्यकर्ता कुछ जब घरों पे गए, अपने अपने घरों पे, तो उसके कुछ भाई बंद, कुछ भतीजे वगैरह हैं, क्रिमिनल टाइप में काम करते हैं, उनके द्वारा इन पर दबाव बनाया गया कि तुम क्यों गए वहाँ पर। तो इन्होंने उनसे थोड़ी बहस भी की। बहस करने के बाद उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं अभी आपको देख लूँगा। थोड़ी देर बाद, 1.5-2 घंटे बाद, उन्होंने इतना बड़ा हंगामा किया कि इन लोगों के घर पर जाकर तोड़ फोड़ की, कई महिलाओं से अवैध व्यवहार किया। हाँ, और मेरे खुद के घर पर भी जाकर उन्होंने तोड़ फोड़ की। मैं घर पे था नहीं, मेरे घर पे कोई था, मेरी बहन थी, मेरी सिस्टर थी। मेरे सिस्टर के जिस घर में रहती हैं उस घर में अलमारी तोड़ी, कपड़े फाड़े, और जो ईंटों की अलमारी थी वो तोड़ी, टीवी तोड़ी, कूलर तोड़ा, गेट तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ा, और रकम रखी हुई थी कम से कम 25-30 हज़ार की, वो भी वहाँ से वापस नहीं है। और 15,000 रुपये नकद रखे थे, वो भी नहीं है वहाँ पर। गुना में रैपिस्ट जीजा को 20 वर्ष की कैद, पत्नी की बहन को घर छोड़ने जा रहा था। कोर्ट ने DNA के आधार पर सुनाया फैसला। जिले के जामनेर इलाके में रैपिस्ट जीजा को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई। वहीं अपनी पत्नी की छोटी बहन को घर छोड़ने जा रहा था। उसी दौरान उसने नाबालिग को धमकाकर उसके साथ रेप किया। हालांकि केस चलने के दौरान ही उनके बीच में राजीनामा हो गया। कोर्ट ने DNA रिपोर्ट के आधार पर आरोपी जीजा को सजा सुनाई। मामले में फैसला पॉक्सो मामले की विशेष न्यायाधीश वर्षा शर्मा ने सुनाया। वहीं शासन की ओर से पैरवी ADPO ममता दीक्षित ने की। सहायक मीडिया प्रभारी अभियोजन ADPO मयंक भारद्वाज ने बताया कि 23 जुलाई 2020 को जामनेर थाने में नाबालिग ने अपनी मां के साथ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
उसने बताया था कि नाबालिग का जीजा उसकी बड़ी बहन को पीड़िता के घर लेने आया था। उसके साथ नाबालिग भी गई थी। 10 जुलाई 2020 को नाबालिग की मां ने जीजा को फ़ोन किया कि घर के काम में परेशानी आ रही है तो बच्ची को छोड़ जाओ। 11 जुलाई 2020 को आरोपी उसे छोड़ने गया। पीड़िता 1-2 दिन कुछ नहीं बताया। बाद में रो कर पीड़िता ने बताया कि उसके साथ उसके जीजा द्वारा घर लाते समय ज़बरदस्ती रास्ते में बुरा काम किया। उसने जान से मारने की धमकी भी दी। उसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी जीजा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस में विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी द्वारा पीड़िता का नातेदार होते हुए उसके साथ जो दुष्कर्म की घटना कारित की है उसको दृष्टिगत रखते हुए आरोपी के प्रति नरम रुख अपनाया जाना न्यायोचित नहीं होगा।